आज शहर की नदी में अजीब सी हलचल हो रही थी। काफी हलचल होने के बाद नदी में से एक दानव बाहर निकलता है। ये दानव पानी में ही रहता था और इसे मछली खाना बेहद पसंद था। इसी नदी के पास ही एक फैक्ट्री थी जिसमें मछलियों की पैकिंग होती थी। इस फैक्ट्री में सू नाम की एक लड़की काम करती थी। काम करते करते उसके हाथ एक जिंदा मछली लग गई थी, जिसे देखकर वो खुश हो गई थी। सू इसलिए खुश थी क्योंकि मछली काफी समय से पानी से बाहर थी और वो अभी तक जिंदा थी। सू की दोस्त मीरा उससे मछली छीनने की कोशिश करने लगी। मीरा मछली को मारकर खाना चाहती थी, जबकि सू का मानना था कि मछली को ऊपर वाले ने बचाया है, इसलिए उसे जीने का मौका मिलना चाहिए। सू किसी तरह मछली को बचाकर नदी के पास लाती है और फिर उसे नदी में छोड़ देती है। इसके बाद वो जैसे ही जाने लगती है तो कुछ देखकर डर जाती है। सू के सामने नदी का दानव था और वो उसी मछली को खा रहा था जिसे सू ने पानी में छोड़ा था। दानव को देखकर सू इतना डर गई कि वो जल्दी जल्दी वहाँ से भाग गई। वो जल्दी जल्दी फैक्ट्री में आकर सभी को दानव के बारे में बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। कुछ देर बाद वो फैक्ट्री के बॉस को नदी के पास लाती है। वो बॉस को हर हाल में दानव दिखाना चाहती थी। उसने कई बार दानव को पुकारा, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आता। दानव के ना दिखने के कारण सू उदास हो गई, जिसके बाद बॉस उसे संभालने लगता है। वैसे सू और उसका बॉस एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों जल्दी ही शादी करने वाले थे। थोड़ी देर बाद सू अपनी गाड़ी चलाकर घर जा रही थी। इसी बीच उसके सामने दानव आ जाता है, जिसे देखकर सू डर जाती है। दानव उसके पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारा पुराना दोस्त मिन्सू हूँ और हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उसकी बात सुनकर सू कहती है कि तुम्हारी तो 15 साल पहले डूबकर मौत हो गई थी, तो फिर तुम जिंदा कैसे हो और दानव में कैसे बदल गए? मिन्सू उसे बताता है कि मेरी मौत बेवक्त हुई थी, इसलिए मरने के बाद मैं दानव बन गया। मिन्सू की बातें सुनकर सू हैरान थी, क्योंकि उसके सामने उसका पुराना दोस्त मिन्सू खड़ा था, जो अब पूरी तरह दानव में बदल गया था। थोड़ी देर बाद मिन्सू सू के घर में था। मिन्सू पानी के बिना ज्यादा देर नहीं रह सकता था, इसलिए वो वॉशिंग मशीन में बैठा था। पानी के बिना मिन्सू को कमजोरी होने लगती है, इसलिए पानी उसके लिए बेहद जरूरी था। दोनों दोस्त बैठे बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच दरवाजे पर सू का बॉस भी आ जाता है। उसकी आवाज सुनकर सू मिन्सू को बाथरूम में छुपाती है और फिर बॉस को अंदर लाती है। बॉस सू का लवर था। वो उसे बाजार ले जाना चाहता था, लेकिन सू थकावट का बहाना बनाकर इनकार कर देती है। बॉस उसकी बात तो मान जाता है, लेकिन जाने से पहले वो सू को गर्म कर उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। बॉस के जाने के बाद सू मिन्सू को सब बताती है कि बॉस मेरा लवर है और हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। उसकी बातें सुनने के बाद मिन्सू उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? सू ऐसा करने से मना कर देती है। वो उसे समझाती है कि अगर किसी ने तुम्हें मेरे घर पर देख लिया तो हम दोनों परेशानी में पड़ सकते हैं। मिन्सू को सू की बात ठीक लगी, जिसके बाद वो नदी में चला जाता है। अगले दिन मिन्सू मास्क पहनकर बॉस के पास आता है। मिन्सू भी फैक्ट्री में काम करना चाहता था, इसलिए बॉस उसे नौकरी दे देता है। मिन्सू को यहाँ देखकर सू हैरान हो गई। मिन्सू बचपन से ही सू को मन ही मन चाहता था। वो उसके आस पास रहना चाहता था, इसलिए वो यहाँ नौकरी करने आया था। बॉस मिन्सू से मास्क पहनने का कारण पूछता है। मिन्सू झूठ बोलता है कि मुझे जुकाम जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं ये मास्क पहन कर रखता हूँ। फैक्ट्री में सिर्फ सू को ही उसकी सच्चाई पता थी, जबकि बाकी सभी लोग उसे साधारण लड़का ही समझ रहे थे। कुछ देर बाद मिन्सू काम करने लगा और इसी बीच सू की दोस्त मीरा उससे छेड़छाड़ करने लगी। पूरा दिन काम करने के बाद जब सू अपने घर चली जाती है तो मीरा फिर से मिन्सू के पास आती है। मीरा उसे अपने घर ले जाना चाहती थी और मिन्सू उसकी बात मान जाता है। मीरा का घर पास ही था, इसलिए मिन्सू जल्दी ही उसके घर पहुंच जाता है। मीरा की गुफा प्यासी थी, इसलिए वो जानबूझकर मिन्सू को अपने घर लाई थी। घर आते ही वो मिन्सू को गर्म करने लगी। वो जैसे ही उसके कपड़े उतारने लगती है तो उसे मिन्सू की सच्चाई पता चल जाती है। मीरा की गुफा इतनी प्यासी थी कि वो मिन्सू की सच्चाई जानने के बाद भी उसके साथ पानी निकालने लग जाती है। उधर सू नदी के पास आकर मिन्सू को पुकारने लगी थी ताकि वो उसका हालचाल पूछ सके। सू को ये नहीं पता था कि मिन्सू मीरा के घर पर है, इसलिए सू के कई बार पुकारने पर भी वो उसे नजर नहीं आता। अगले दिन मिन्सू फैक्ट्री में काम कर रहा था और इसी बीच मीरा उसके पास आकर उससे मस्ती करने लगी। सू की नजर जैसे ही दोनों पर पड़ती है तो दोनों को साथ में देखकर वो जल जाती है। कुछ ही देर बाद चाय का समय हो गया और सभी चाय पीने लगे। सू मौका देखकर मीरा से पूछती है कि क्या तुम्हें मिन्सू पसंद है? मीरा उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम और मिन्सू पुराने दोस्त हो और वो नदी का दानव है। वैसे तो वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन तुम तो बॉस से शादी करना चाहती हो, इसलिए वो आजकल मेरे साथ मस्ती करता है। मीरा की बातें सुनकर सू हैरान हो गई। कुछ देर बाद मिन्सू सू के घर में था और वो सू से बातें कर रहा था। वो सू से कोई जरूरी बात करना चाहता था। इससे पहले कि वो जरूरी बात कर पाता, सू के घर बॉस आ जाता है और इस बार वो मिन्सू का असली रूप देख लेता है। सू और मिन्सू उसे सब बताते हैं कि हम दोनों पुराने दोस्त हैं और मौत के बाद मिन्सू दानव में बदल गया।
बॉस सू की बातों पर यकीन कर लेता है और फिर मिनसू के सामने ही सू को चूमने लग जाता है। दोनों को साथ में देखकर मिनसू उदास हो गया, जिसके बाद वो नदी के पास आ गया। अगले दिन जब मिनसू नदी किनारे खड़ा था तो दोनों लड़कियां उसके पास आती हैं। मिनसू के कहने पर मीरा सू को यहाँ लेकर आई थी। मिनसू सू से जरूरी बात करना चाहता था। वो सू से कहता है कि मैं भविष्य में होने वाली मौत देख सकता हूँ और तुम्हारी मौत काफी नजदीक है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मौत टाल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ जंगल में जाना होगा। मिनसू की बातें सुनकर सू हैरान हो गई। इसी बीच बॉस भी वहाँ आ जाता है और सू को मिनसू से दूर रहने को कहता है। मीरा जल्दी जल्दी उसे पीछे ही रोकती है। वो चाहती थी कि सू मिनसू के साथ जाए ताकि वो अपनी मौत को टाल सके। मीरा के जोर देने पर ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों जंगल में आ गए थे। मिनसू सू को बताता है कि जंगल में मेरे जैसे कई लोग हैं और उनसे हमें एक जादुई मोती मिलेगा। वो मोती तुम्हारी मौत भी टाल देगा और तुम्हें 100 सालों की जिंदगी भी देगा। ऐसी ही बातें करते करते दोनों लगातार चल रहे थे। जंगल में कई जगह पानी था, जिस कारण मिनसू को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। जंगल के अंदर दानवों का एक कबीला रहता था और ये सभी दानव मिनसू जैसे ही दिखते थे। काफी चलने के बाद मिनसू और सू कबीले में पहुंच जाते हैं। मिनसू कबीले के सरदार को प्रणाम करता है और फिर उससे मोती मांगता है। सरदार के पूछने पर वो उसे बताता है कि वो मोती मेरी दोस्त सू को चाहिए। सू भी सरदार से मोती मांगती है ताकि वो अपनी मौत को टाल सके। सू के कई बार मांगने पर सरदार उसकी बात मान जाता है और सू को मोती दे दिया जाता है। मोती मिलते ही दोनों कबीले से चल पड़ते हैं। रास्ते में सू मिनसू से पूछती है कि इस मोती का क्या करना है। मिनसू उसे बताता है कि तुम्हें पहले इस मोती को धोना है और फिर अपने पिछवाड़े में डालना है। मिनसू की बात सुनकर सू हैरान हो गई। मिनसू उसे समझाता है कि अपनी मौत को टालने के लिए तुम्हें ये सब करना ही होगा। सू उसकी बात मान गई थी क्योंकि वो भी अपनी मौत को टालना चाहती थी। थोड़ी देर चलने के बाद मिनसू एक पेड़ के पास बैठ गया। वो चलते चलते काफी थक गया था, इसलिए वो सू को ही पानी ढूंढने को कहता है ताकि वो पानी से मोती धो सके। मिनसू की बात सुनकर सू पानी ढूंढने लगी और उसे पास ही पानी मिल जाता है, जिसके बाद वो पानी से मोती धोने लगती है। दूसरी तरफ मिनसू भी एक झरने के पास आ गया था। वो अभी भी काफी कमजोरी महसूस कर रहा था, इसलिए वो खुद पर पानी डाल रहा था ताकि उसकी कमजोरी दूर हो जाए। उधर सू ने अपने पिछवाड़े में मोती डाल लिया था और फिर वो मिनसू को ढूंढ कर उसके पास आती है। मिनसू की हालत काफी खराब थी और उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। वो सू को एक डायरी दिखाकर कहता है कि मैं तुम्हें बचपन से चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए गीत भी लिखा करता था। और इतना कहकर वो बेहोश हो जाता है। मिनसू को बेहोश देखकर सू घबरा गई। सू देखती है कि मिनसू का शरीर ठंडा पड़ने लगा है। उसे लगा कि मिनसू को गर्मी देनी जरूरी है और यही सोचकर वो उसके साथ संबंध बनाने लगती है। संबंध बनाते बनाते मिनसू अपने असली रूप में आ जाता है और वो साला फिर से सू की गुफा में धमाके करने लगता है। इस साले का जैसे ही पानी निकलता है तो वो गायब हो जाता है। दरअसल मिनसू को उसका प्यार मिल गया था, जिस कारण उसकी रूह को मुक्ति मिल गई थी और वो गायब हो गया था। कहानी के आखिर में सू अकेली रह गई थी और उसने मिनसू की यादों के सहारे ही जीवन व्यतीत करने का मन बना लिया था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।